वो हमारे पिताजी को देखकर हंसते हुए कह रहे थे कि तू बचाएगा, तू बचाएगा, तू अपने बेटे को बचाएगा, जा कर ले तुझे जो करना है। आज की स्टोरी सुनने के बाद एक बारी के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा था कि कोई हमारा रिलेटिव सिर्फ जेलेसी के चलते हुए इस कदर गिर सकता है कि वो इस तरीके का भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है। ये स्टोरी सुनने के बाद तो एक बारी के लिए मेरे भी हाथ पैर कांप गए थे कि कोई इस तरीके से भी कर सकता है। हमें जो स्टोरी जिन्होंने भेजी है वो हमारे ही कोई सब्सक्राइबर का रिलेटिव है जिन्होंने ये हमें स्टोरी भेजी है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम उस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जगह और वो पर्सन जो इस स्टोरी में इन्वॉल्व है मैं उनका नाम तो नहीं बताना चाहूँगा प्राइवेसी रीज़न के कारण, लेकिन हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करके आप लोगों को नाम अपने तरीके से रख कर बताएंगे ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी हो जाए। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि जब भी कोई स्टोरी भेजता है तो वो अपने नाम न बताने की रिक्वेस्ट करता है ताकि उनके फैमिली में बाद में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके लिए नितिन जी हमारी स्टोरी के मेन पर्सन है तो हम उन्हीं के नज़रिए से आपको स्टोरी बताएंगे। इनकी 5 लोगों की छोटी सी फैमिली थी। ये लोग बेसिकली गांव और विलेज के रहने वाले थे, खेती बाड़ी ये लोग किया करते थे। इनके परिवार में मम्मी पापा और एक बहन और इनके एक बड़े भाई थे और ये खुद नितिन जी, इनको मिलाकर 5 लोगों की ये छोटी सी फैमिली थी। इनके बताने के मुताबिक कि इनका सब कुछ ठीक चल रहा था, खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होती थी और इनकी फसल भी जो कटाई वगैरह होती है, मुझे इस बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इनकी बहुत अच्छी आमदनी हुआ करती थी। इसी के चलते हुए फसल अच्छी होने के कारण इनके पास अच्छा सा पैसा आया। इन्होंने अपना घर वगैरह ठीक से बना लिया। देखते ही देखते जो खेत में हल वगैरह के लिए बैल चलते थे उसको इन्होंने उन बैलों को इन्होंने बेचकर और ट्रैक्टर ले लिया। इनके बड़े भाई ने एक बुलेट बाइक ले ली। ये सब देखते हुए इनके फैमिली के या इनके दूर के कोई रिश्तेदार थे उनसे ये रहा ना गया। उन्होंने इस कदर इनसे जेलसी की जो कभी सालों साल आते नहीं थे। जब तक इनके पास तंगी का आलम था कोई भी रिलेटिव इनके हाल अहवाल लेने के लिए नहीं आता था, ये सोच कर के कहीं हमसे कुछ पैसा वगैरह ना मांग ले। लेकिन नितिन बताते हैं कि जैसे ही हमारे दिन अच्छे फिर गए तो हमारे जो रिलेटिव थे जो कल तक हमें पूछने को तैयार ना थे, आज इस तरह आ रहे हैं कि जैसे हमारे बहुत ही ज्यादा सगे और संबंधी हो। इनका हमारे घर में आना जाना ज्यादा हो गया। कभी हमारे लिए कुछ लाते हैं, कभी हमारे लिए। मैंने एक चीज़ का नोटिस किया कि जब भी हमारे रिलेटिव हमारे घर आते थे, वो खास रिलेटिव जिनके बारे में ये स्टोरी है, तो वो कुछ ना कुछ मीठा लेकर आते थे और हम मेरे पिताजी या मेरे बड़े भाई को ये जरूर अपने हाथों से खिलाते थे या फिर उस वक्त तक घर में बैठे ही रहते थे कोई ना कोई बहाना लगाकर जब तक कि ये उस मिठाई को खा ना ले। अब हुआ ये कि हमारे फाइनेंशियल हालात बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए थे। देखते ही देखते घर में सारी वो ऐशो आराम की चीजें होती जा रही थी। ये उन लोगों से देखा ना गया। उन्होंने हमारे पिताजी और बड़े भाई को टारगेट किया कि घर के मेन मुखिया यही 2 है, तो इनमें से जिसको भी चाहे हम लोग अपना निशाना बनाए तो इनके साथ हमारी वो ऐशो आराम को ख़त्म करना चाहते थे। उनसे ये देखा ना गया कि हमारे दिन किस तरीके से फिर गए। लास्ट टाइम जब वो आए थे तो उन्होंने, मुझे अच्छे तरीके से याद है, उन्होंने मोतीचूर के लड्डू लेकर आए थे और वो उस वक्त तक बैठे ही थे हमारे भाई साहब के पास, हमारे बड़े भैया के पास, हमारे भाई साहब के पास, जब तक कि उन्होंने वो लड्डू को खिला ना दिया। जब हमारे भाई खाने से मना कर रहे थे तो वो बार बार कह रहे थे कि अरे हम लोग इतनी दूर से लाए, प्योर घी में तला हुआ हमने तुम्हारे लिए लड्डू लाया है मोतीचूर का, तो तुम इसे खाओ, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। वो अपने हाथों से उन्हें खिला कर चले। अब जिस दिन हमारे भाई ने वो मोतीचूर के लड्डू खाया उसी दिन रात में उन्हें अचानक बहुत ही बुरे बुरे सपने आने लगे। और बीच में आपको रोककर मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब इनके दिन फिर गए, इनकी खेती बाड़ी अच्छी होने लगी, इनके घर में सारी आराम की, ऐशो आराम की चीजें आने लगी, तो ये कहीं ना कहीं अपने जो कुल देवी देवता होते हैं ये उनसे दूर हो गए थे। ये उनकी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते थे और अपनी जिंदगी में मस्त। इसी का असर इस तरह हुआ कि जब उस दिन हमारे भाई साहब ने मोतीचूर के लड्डू, अब रात में अचानक उनको एक बहुत ही बुरा सा सपना आया। वो अचानक घर में चिल्लाने लगे कि मैं नहीं था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चिल्लाते हुए निकले। हम लोग भी, बाकी सारे लोग उठ गए कि ये क्या हुआ। उनको किसी तरीके से मेरी माताजी ने शांत किया, गंगा जल वगैरह उनके मुंह पर छिड़का और उन्हें पिलाकर मेरी माताजी ने उन्हें सुलाया। अब ये मामला हमारे घर में हर दूसरे दिन होने लगा था। हर दूसरे दिन हमारे भाई साहब उसी तरीके से रात में जोर से चिल्लाते हुए निकलते थे और घर में एक हंगामा सा खड़ा कर देते थे। इनके इस तरीके के रवैये से घर में काफी ज्यादा परेशानी वाले माहौल हो गए थे और इनके इस तरीके से चलते हुए कोई हमारे खेतों पर भी उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा था जिस तरीके से पहले दे रहे थे। इसका कारण ये हुआ कि आने वाली अगली फसल जो कि कुछ 5-6 महीनों के बाद आने वाली थी, हमें उस तरीके से प्रॉफिट नहीं हो पाया जिस तरीके से बाकी पिछले कटाइयों पर होता था। हमें बहुत ज़्यादा तगड़ा लॉस हुआ।
इन्हीं सब बातों को देखते हुए मेरे पिताजी ने इस पर फोकस किया कि कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ ऊपरी बातें हैं, क्योंकि अगर मेडिकल साइंस की बात की जाए तो वो हम लोग इन 5-6 महीनों में बहुत ही ज्यादा कर चुके थे। हर दूसरा बंदा जो भी हमें जिस डॉक्टर की सलाह देता था, हम लोग अपने बड़े भाई को वहाँ लेकर जरूर जाते थे और उनका हालात में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आ रही थी। दिन ब दिन उन्होंने खाना कम किया, उनकी सेहत पर असर पड़ने लगा और इसके चलते हुए उनका काफी ज्यादा वेट लॉस हो गया था। पिताजी ने जब इन सारी चीजों पर गौर किया तो उन्होंने हमारे ही करीब की एक बड़ी मंदिर थी, वहाँ के पुजारी जी इन सब चीजों का उतारा किया करते थे। उन्होंने उन पंडित जी से बात की, जाकर सारे घर के हालात बताए। पंडित जी ने एक टाइम दिया कि मैं उस वक्त आपके घर आऊंगा और कुछ सारी चीजें उन्होंने लिख कर दे दी कि आप ये सारी चीजें लेकर मौजूद रहना उस वक्त जब हम लोग आपके घर पर आए। पंडित जी ने जो तारीख दी थी उस तारीख पर वो और उनके जितने भी पंडित जी और कह सकते हैं उनके असिस्टेंट, उनके साथ मिलकर 5-6 लोगों का ग्रुप ये बनाकर हमारे घर आए। और जब पंडित जी ने जैसे ही घर में दाखिल होने लगे तो उसी वक्त उन्होंने हमारे चौखट से पैर बाहर निकाल लिया और कहने लगे कि मैं इस घर में बिल्कुल, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा का साया है और आप लोग इस घर में रह रहे हैं, मुझे तो हैरत है। इसी वक्त इतना कहकर पंडित जी वापस मुड़ गए और वो चले गए। जाते वक्त मेरे पिताजी से कहा कि कल मंदिर में आकर हमसे मिलो। दूसरे दिन कुछ देर रात में भी यही सब हुआ। भाई साहब का चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाने लगे और एक नई बात, वो हमारे पिताजी को देखकर हंसते हुए कह रहे थे कि तू बचाएगा, तू अपने बेटे को बचाएगा, जा कर ले तुझे जो करना है। देखते ही देखते उनकी सेहत इस तरीके से गिर गई थी कि वो उनका वेट बिल्कुल ही आधा हो गया था और वो बिल्कुल सूख कर एक कंकाल की तरह दिखने लगे थे। हर 1-2 दिन रुककर उन्हें ब्लड की उल्टियां होना और उन्हें मोशन इस तरीके से होते थे कि वो तो बताना यहाँ पर मुझे ठीक ही नहीं लगता। पिताजी ने जब पंडित जी से जाकर बात की तो पंडित जी ने बताया कि आपके बेटे पर किसी ने मारण क्रिया की है और ये इस तरीके का हार्ड ब्लैक मैजिक हुआ है कि इसका तोड़ करना आसान बात नहीं है। और बात ही बातों में पंडित जी ने पिताजी से कहा, उन्होंने घर पर आकर ये सारी बातें बताई थी। पंडित जी ने ये कहते हुए बताया कि तुम पर ये मारण क्रिया हो कैसे सकती है, तुम्हारे कुल देवता की तुम लोग पूजा करते हो या नहीं। तो तब पिताजी ने पंडित जी से कहा कि असल में जब से घर में खुशहाली आई है हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। हमारे खेतों में जहाँ पर खेती बाड़ी होती है उस खेत के बिल्कुल किनारे पर कुल देवता की छोटी सी मूर्ति रखी है, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। लेकिन वहाँ पर पहले तो हम लोग बिल्कुल जाया करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, नारियल का चढ़ावा चढ़ाना, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन जब से ये खुशहाली आई, पैसा आया, तो हम लोगों से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बिल्कुल छूट गई और हम इससे बिल्कुल दूर हो गए। तो पंडित जी ने कहा कि यही एक मेन वजह है कि तुम्हारे घर पर किसी ने वार किया और वो वार सक्सेस हो गया। और भी बहुत सारी बातें पंडित जी ने बताई। उनके बताने के मुताबिक कि भाई साहब कब का हमें छोड़कर जा चुके होते अगर हमारे कुल देवी देवता वहाँ पर ना होते। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे कुल देवता बहुत ही ज्यादा तुमसे नाराज है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी रक्षा कर रहे। अब यहाँ से तुम वापस लौटो और सीधे जाकर अपने देवी देवता की उस तरीके से पूजा अर्चना करो जैसे कि तुम पहले करते थे और वहाँ पर जाकर माफी मांगो और उन्हीं से कहो कि हमें बचाए इन चीजों से। हुआ यही, पिताजी वापस घर आए, हमसे कहा हमसे बहुत बड़ी ये भूल हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये उसी की वजह से है। भाई साहब को हमने घर में ही बंद किया और मैं, मेरी बहन और मम्मी पापा, हम लोग चारों सीधे पहुंचते वहाँ हमारे खेत पर जहाँ पर हमारे कुल देवी देवता की मूर्तियाँ रखी हुई थी, जहाँ पर वो हमारी छोटी सी मंदिर थी। पिताजी माताजी ने, हम सब ने वहाँ पर पूजा अर्चना की, अपने देवी देवताओं को रो रो कर माताजी पिताजी ने माफी मांगी कि हमसे ये बहुत बड़ी भूल हुई, इस मुश्किल से आप ही हमें बचा सकते हो। कहीं ना कहीं चीजें धीरे से सही रास्ते पर हमें नजर होती हुई आ रही थी। भाई साहब के सेहत पे भी दिन ब दिन सुधार आता गया, उनके वो सारे बुरे सपने आना बंद हुए, उनकी ब्लीडिंग बंद हुई और इन सब चीजों के बीच में हम लोगों ने डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी जारी रखा था। नितिन जी का कहना है कि पूजा वगैरह करते हुए और मेडिकल ट्रीटमेंट करते हुए वापस से उस तरीके से हो गई जो वो पहले थे। हमारी खेतियाँ फिर से हरी भरी हो गई और हमारे घरों में वही खुशहाली वापस आई जो हम लोगों ने खो दी थी। और अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्होंने यही, आप जिस भी रिलीजन से है, आपका रिलीजन जो भी है, आप अपने ईश्वर, अपने कुल देवी देवता, अपने गॉड की उस तरीके से पूजा अर्चना कीजिए जिस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करने का हक है। तो आज की स्टोरी यही तक थी गाइस। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे इन द चैनल और कीप लविंग। सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको इस स्टोरी में कोई कमी लगती है या आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है तो आप नीचे कमेंट में अपनी स्टोरी को कुछ लफ्जों में बता सकते, मैं आपसे जरूर कोशिश करूंगा कांटेक्ट करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सेफ रहें।